नमस्कार, मेरा नाम है सुमित सिंह मेहता। हाजिर हूँ आपके सामने क्लास 12 फिजिक्स से रिलेटेड एक और नया लेक्चर लेके। आज का हमारा है लेक्चर नंबर 17 और आज के इस लेक्चर का हमारा टॉपिक क्या रहने वाला है? हमारा टॉपिक है गॉस लॉ, जो कि एक इम्पोर्टेंट टॉपिक होने वाला है। और आज के इस पूरे लेक्चर में हम गॉस लॉ से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे। लेकिन इस लेक्चर को देखने से पहले आप लोग एक बात इंश्योर कीजिए कि आपने जो प्रीवियस लेक्चर है वो देखा हुआ है, क्योंकि अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो आपको इस लेक्चर में कुछ भी समझ में नहीं आने वाला। क्यों समझ में नहीं आने वाला, मैं बताता हूँ। कल हमने डिस्कस किया था कि भाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। अब यहाँ पर जो गॉस लॉ है ना, वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में ही डिस्कस करता है या फिर उसके बारे में ही बात करता है। तो अगर आपको यही पता नहीं होगा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है और इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप यहाँ पर गॉस लॉ को समझ नहीं पाएंगे। तो मैं ये आशा कर रहा हूँ कि आपने जो कल लेक्चर है वो देख रखा है और वहाँ पर आपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स को समझ रखा है। और इसी आशा के साथ मैं आगे बढ़ रहा हूँ और डिस्कस कर रहा हूँ किस बारे में, गॉस लॉ के बारे में। अब यहाँ पर पहला क्वेश्चन ये आता है कि गॉस लॉ की जरूरत पड़ी क्यों? ऐसी क्या मुसीबत आन पड़ी कि गॉस को एक नया लॉ देना पड़ा? एक एग्जाम्पल समझते हैं और जो प्रीवियस लेक्चर है उसका रेफरेंस लेते हुए बात करेंगे, ठीक है। मान लिया मेरे पास क्या है, यहाँ पर एक क्यू चार्ज है और हम सब जानते हैं अगर ये आइसोलेटेड क्यू चार्ज है या पॉजिटिव चार्ज है तो इससे कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस तरह से क्या होंगी, बाहर की ओर निकलेंगी। निकलेंगी आंसर है हाँ जी, निकलेंगी। मैं यहाँ पर कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन रेडियली आउटवर्ड डायरेक्शन में ड्रॉ कर दे रहा हूँ। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस क्यू चार्ज के चारों ओर एक क्लोज सरफेस ड्रॉ कर रहा हूँ। तो मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर इस तरह से एक स्फेरिकल शेप की एक क्लोज सरफेस ड्रॉ कर दी। इस सरफेस की खासियत क्या है, ये कैसी है, क्लोज सरफेस है, ठीक है, यानी फुटबॉल है और फुटबॉल के अंदर एक क्यू चार्ज रखा हुआ है। आप इसको इस तरह से विजुलाइज कर सकते हैं। अभी तक की बात समझ में आ रही है? अब एक बार इस पिक्चर को आप ध्यान से देखो, ये एक सरफेस है और इस सरफेस से कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर की ओर निकल रही है। और कल हमने डिस्कस किया था कि नंबर ऑफ फील्ड लाइन पासिंग थ्रू एनी सरफेस इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन इज नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। यानी इस सरफेस से कुछ फ्लक्स क्या कर रहा है, इस तरह से बाहर की ओर निकल रहा है। अब अगर आपसे पूछूं कि वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू कितनी होगी, तो आप बोलोगे कि कल हमने क्या करा था, एक फॉर्मूला पढ़ा था और फॉर्मूला क्या था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल टू ई डॉट डी ए। तो ये हमने कल फॉर्मूला डिस्कस किया था कि फाई ई इक्वल टू क्या होता है, इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए के बराबर होता है। अब इसको कैलकुलेट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। और इंटीग्रेशन को सॉल्व करने में एक पन्ना तो खर्च हो जाता ही है। अब बात पन्ने की ही नहीं है, बात है इस इंटीग्रेशन के कॉम्प्लिकेशन की। यानी कभी कभी इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना एक टीडियस केस हो सकता है, एक डिफिकल्ट टास्क हमारे लिए हो सकता है। और इसी टास्क को रिजॉल्व करने के लिए गॉस ने बोला चिंता मत करो मैं हूं। उन्होंने बोला मैं एक लॉ दे रहा हूं। लॉ की पहली कंडीशन ये है कि आप जिस सरफेस से निकलने वाला फ्लक्स फाइंड करना चाह रहे हैं वो सरफेस कैसा होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए। गॉस ने कहा तुम्हारे पास क्लोज सरफेस है, हमने कहा हाँ है। फिर गॉस ने कहा कि उस क्लोज सरफेस ने क्यू चार्ज इनक्लोज कर रखा है या फिर क्यू चार्ज को घेर रखा है, मैंने कहा हाँ जी घेर रखा है। उन्होंने बोला तो उससे निकलने वाला फ्लक्स याद कर लो कितना हो जाएगा, इसके अंदर घिरे हुए चार्ज मल्टीप्लाई बाई 1/ε0। या क्या बोल सकते हैं, चार्ज इनक्लोज बाई दिस क्लोज सरफेस मल्टीप्लाई बाई 1/ε0। ये किसके बराबर होगा, इससे पास होने वाले इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बराबर होगा। और इसी को हम क्या बोलते हैं, गॉस लॉ बोलते हैं। थोड़ा सा इसको किताबी भाषा में बोलूंगा तो कैसे बोल दूंगा कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी क्लोज सरफेस इज 1/ε0 टाइम ऑफ चार्ज इनक्लोज बाई दिस गॉसियन सरफेस। यही क्या है हमारा, दिस क्लोज सरफेस। इस क्लोज सरफेस को हम गॉसियन सरफेस भी बोल देते हैं, किसकी याद में, गॉस लॉ की याद में। क्योंकि गॉस ने लॉ दिया था तो जो क्लोज सरफेस की हम जो बात कर रहे हैं उस क्लोज सरफेस का दूसरा नाम क्या होता है, गॉसियन सरफेस भी होता है, ठीक है। तो गॉसियन सरफेस बोलो या फिर क्लोज सरफेस बोलो, एक ही बात होती है। मैंने क्या बोला, गॉसियन सरफेस, मेरे मुंह से वो अपने आप निकल गया। तो क्या है गॉस लॉ, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ फ्लक्स passing through any closed surface is 1/ε0 time of charge enclosed by that
सरफेस। तो दिस इज अवर गॉस लॉ, और जो मैं बोल रहा हूँ वही मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। क्या लिखा है देखो, अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम 1/ε0 टाइम, ठीक है, टाइम्स ऑफ टोटल चार्ज इनक्लोज बाई सरफेस। ओके, इसका मतलब ये लिखा आपने, ये लिखना, इसके नीचे लिखना दैट इज, इसका मतलब क्या हुआ कि जो फाई ई है वो किसके बराबर है, 1/ε0 टाइम ऑफ क्यू इनक्लोज, ठीक है। क्यू इनक्लोज का मतलब उस सरफेस ने कितना चार्ज घेर रखा है। बच्चे यहीं पर कंफ्यूज होते हैं कि भाई चार्ज कौन सा लेना है, तो चार्ज वो लेना है जो उस क्लोज सरफेस ने क्या कर रखा है, इनक्लोज कर रखा है। ओके, ये बात समझ में आई ना। अब यहाँ जो फाई ई है उसकी तो मैं ये भी लिख सकता हूँ क्योंकि हमने कल डिस्कस किया था, तो यहाँ से मैं इस फॉर्मूले को ऐसे मॉडिफाई कर सकता हूँ कि फाई ई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए इज इक्वल टू 1/ε0 ऑफ क्यू इनक्लोज, ठीक है। यानी किसी भी क्लोज सरफेस से निकलने वाले फ्लक्स के लिए अगर मैं इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करूंगा तो आंसर कितना आएगा, इतना आएगा। तो सीधे क्या है, जस्ट इस इंटीग्रेशन का आंसर कितना आएगा, इतना आएगा। किसके लिए, क्लोज सरफेस के लिए। क्लियर बात। नाउ अब कभी कभी होता क्या ना, हमसे एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि प्रूफ गॉस लॉ, यानी इस इंटीग्रेशन की वैल्यू इतनी होगी किसी भी एक क्लोज सरफेस के लिए, इस बात को क्या करो, प्रूफ करो। तो कर देते हैं प्रूफ, ठीक है, क्या दिक्कत है। तो इन डालो क्या, प्रूफ। तो प्रूफ करने के लिए मैं अज्यूम कर ले रहा हूं कि मेरे पास क्या है, एक क्लोज सरफेस है और मैं एक स्पेशल टाइप की क्लोज सरफेस ले रहा हूं और उसका शेप कैसा है, स्फेरिकल शेप है, ठीक है। तो इस तरह से मैंने क्या ले ली, एक क्लोज सरफेस ले ली। अब इस क्लोज सरफेस के अंदर एक चार्ज होना चाहिए, तो मैं चार्ज को कहां रख रहा हूं, उसके सेंटर पर रख रहा हूं। तो मैंने यहां पर क्या रख दिया, एक क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज रख दिया, यानी यहां पर जो क्यू इनक्लोज है उसकी वैल्यू कितनी है, क्यू है, और मैंने अज्यूम किया इसकी रेडियस कितनी है, आर है। इसकी रेडियस कितनी है, आर है। अब मुझे क्या करना है कि इस क्यू चार्ज से तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बाहर को निकल रहा होगा, तो इस सरफेस से टोटल कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा, ये हमें क्या करना है, फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे, देखो कल हमने डिस्कस किया था लास्ट में कि अगर मेरे पास इस टाइप से कोई सरफेस हो तो मैं क्या करता हूं, उस सरफेस को छोटे छोटे एरिया एलिमेंट में ब्रेक कर देता हूं। सबसे पहले क्या करूंगा, एक एरिया एलिमेंट से निकलने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड कर लूंगा। अगर एक एरिया एलिमेंट से निकलने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकल गया, फिर क्या कर दूंगा, सारे पूरे से निकालने के लिए क्या कर दूंगा, उसका समेशन कर दूंगा या फिर इंटीग्रेशन कर दूंगा, जहां से मेरे पास ये फॉर्मूला निकल के आया था। ओके, तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर से जो मैंने यहां पर इसको क्या किया, लार्ज नंबर ऑफ एरिया एलिमेंट में डिवाइड किया, उनमें से मैंने यहां पर क्या ले लिया, एक एरिया एलिमेंट इस तरह से ले लिया। ओके, तो ये मेरे पास क्या है, यहाँ पर एक छोटा सा एरिया एलिमेंट डी ए बोल दिया। अगर मैं इस एरिया एलिमेंट के लिए एरिया वेक्टर डिफाइन करूंगा तो कैसे होगा, वो ऐसे होगा। तो दिस इज माई डी ए वेक्टर। तो ये मेरे पास क्या है, यहाँ पर डी ए वेक्टर है। अब इस क्यू चार्ज के कारण यहाँ पर कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, आंसर आज ही होगा। नाउ दिस इलेक्ट्रिक फील्ड ऑल्सो इन आउटवर्ड डायरेक्शन, रेडियली आउटवर्ड होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी कहाँ पर होगा, इधर की ओर। तो दिस इज माई इलेक्ट्रिक फील्ड ई। तो इस पॉइंट पर एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच एंगल कितना है, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। नाउ फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस एरिया एलिमेंट, तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, फ्लक्स थ्रू एरिया एलिमेंट, बताओ कितना आ जाएगा, एरिया एलिमेंट, लेट अस से दिस इज डी फाई। तो डी फाई इक्वल टू कितना आ गया, सिंपल हमने फॉर्मूला पढ़ाया क्या, ई डॉट डी ए, ठीक है, ये तो फॉर्मूला पढ़ा हमने। और हम इस डी ए को एज ए प्लेन शीट ले सकते हैं, छोटा सा जो एरिया एलिमेंट है उसको हम एज ए प्लेन शीट ले सकते हैं, कल डिस्कस किया था हमने। ओके, नाउ अब यहाँ पर एंगल कितना है मेरे पास, 0 है। अगर एंगल 0 है तो डी फाई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये ई डी ए कॉस 0, और कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है भाई, 1 होती है। तो यहाँ से मेरे पास डी फाई इक्वल टू कितना आ गया, ई डी ए आ गया, ठीक है। नाउ अब इस पॉइंट पर देखो, यहाँ से r डिस्टेंस पर है ये सरफेस एरिया, यहाँ बोलते हैं एरिया एलिमेंट। तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा बताओ। अगर मैं इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूं तो हम सब जानते हैं पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक। तो सिंस वी नो इलेक्ट्रिक फील्ड एट दिस पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड ई विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा आंसर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू डिवाइडेड बाई
आर स्क्वायर आएगा। तो एक काम करो, ये वाली यहाँ से उठाओ, इधर पुट कर देंगे। तो यहाँ से मेरे पास फ्लक्स पासिंग थ्रू एरिया एलिमेंट विल बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर और इनटू कितना आ जाएगा, डी ए आ जाएगा। ठीक है, ओके। ये तो इससे समीकरण नंबर 1। ये इस एरिया एलिमेंट से निकलने वाला फ्लक्स निकल गया। अब मुझे कहां से फ्लक्स निकालना है, पूरे एरिया से, यानी पूरे सरफेस से। तो फ्लक्स पासिंग थ्रू होल सरफेस, फ्लक्स पासिंग थ्रू होल सरफेस, क्या कर दोगे, इंटीग्रेशन। होल सरफेस के लिए क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन, दिस इज डी फाई, दिस विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये आ गया मेरे पास q डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर और इंटू डी ए। और डी फाई का इंटीग्रेशन कितना होता है भाई, 5 होता है। अब देखो, क्या ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है या वेरिएबल है। देखो यहां से लेकर यहां तक ये r की वैल्यू क्या है, फिक्स है। क्यों, क्योंकि जो q चार्ज है वो कहां पर रखा हुआ है, सेंटर पर रखा हुआ है। ओके, यानी इस पॉइंट को मैं यहां पर लूं, यहां पर लूं, यहां पर लूं, यहां लूं, यहां लूं, यहां लूं, यहां लूं, यहां लूं, हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। तो इसका मतलब इस पूरी सरफेस में हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, सेम है। क्योंकि ये जो चार्ज मैंने लिया है वो कहां पर रखा हुआ है, सेंटर पर रखा हुआ है। और ये सेंटर से डिस्टेंस अगर हर पॉइंट की क्या है, सेम है, क्योंकि वो रेडियस है खुद, तो ऑब्वियसली बात है इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या होगा, सेम होगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है, कांस्टेंट है, तो इट विल कम आउट फ्रॉम इंटीग्रेशन। तो यहां से मेरे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर बाहर आ गया, अंदर कितना बच गया, इंटीग्रेशन ऑफ डी ए। इंटीग्रेशन ऑफ डी ए का मतलब क्या हुआ, इन सारे छोटे छोटे डी ए को ऐड कर दो। जितने डी ए में यहाँ जितने एरिया एलिमेंट है, मैंने इस पूरे सरफेस को ब्रेक किया था, अगर उन सारे एरिया एलिमेंट को मैं ऐड करूंगा तो मुझे किसका एरिया मिलेगा, इस स्फीयर का सरफेस एरिया मिलेगा। और स्फीयर का सरफेस एरिया कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो इसका मतलब सिंस इंटीग्रेशन ऑफ डी ए विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ दिस क्लोज सरफेस एंड दिस विल बी इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। कितना आएगा, 4 पाई आर स्क्वायर। एक काम करो, ये वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर दो। तो फाई इक्वल टू कितना आ गया, ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एंड दिस इज q डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर गया, 4 पाई से 4 पाई गया। तो यहाँ से मेरे पास q इक्वल टू कितना, सॉरी फाई इक्वल टू कितना आ गया, q अपॉन आर, q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ढेंटन है, यही क्या है हमारा, दिस इज अवर गॉस लॉ। यही क्या है हमारा, गॉस लॉ है। ये क्या कर दिया हमने, प्रूफ कर दिया। ओके, तो जो मैं पहले बोला था ना बहुत दिक्कत होगी, मैं इसी दिक्कत की बात कर रहा था कि भाई हमें इतना इंटीग्रेशन सॉल्व करना पड़ रहा है। तो इतना इंटीग्रेशन सॉल्व ना करना पड़े उसके लिए हमारे पास क्या है, ये गॉस लॉ है। सिंपल हम बोल देंगे कि अगर मेरे पास एक क्लोज सरफेस है और क्लोज सरफेस के अंदर क्यू चार्ज रखा हुआ है, तो उससे निकलने वाला फ्लक्स फाई इज इक्वल टू कितना होगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा। सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। तो दिस इज अवर गॉस लॉ। नाउ अब इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें। पहली बात जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं एक जगह मुझे मिटाना पड़ेगा। कहाँ मिटा रहा हूँ मैं, ये मैंने बाद में लिखा ना, तो मैं इधर मिटा रहा हूँ। जो पहली लाइन है तो ऐसे हिंट डालना, क्या, इंपॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू गॉस लॉ। और इन्हीं इंपॉर्टेंट पॉइंट से क्वेश्चन बनता है और बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है यहाँ से। ठीक, तो ऐसे हैशटैग बना के चलो, इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंपॉर्टेंट। देखो भाई, पहला पॉइंट क्या हो जाएगा, पहला पॉइंट ये है कि फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी क्लोज सरफेस डज नॉट डिपेंड अपॉन साइज एंड शेप ऑफ सरफेस। यानी जो अभी तक मैं बात कर रहा था ना कि मेरे पास एक क्यू चार्ज है, मैंने यहाँ पर एक स्फेरिकल सरफेस ले लिया, तो इससे निकलने वाला फ्लक्स फाई इज इक्वल टू कितना होगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगा। अगर मैं इसकी जगह ऐसे कुछ भी एक आड़ी तिरछी सरफेस ले लेता, बस कंडीशन क्या होनी चाहिए, वो क्लोज होनी चाहिए और उसका चार्ज क्यू होता उसके अंदर, तो इससे भी कितना फ्लक्स पास करता, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट फ्लक्स ही पास करता। यानी फ्लक्स पासिंग थ्रू एनी क्लोज सरफेस डज नॉट डिपेंड अपॉन साइज एंड शेप ऑफ सरफेस। तो फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी सरफेस, एनी क्लोज
सरफेस डज नॉट डिपेंड्स अपॉन साइज एंड शेप ऑफ सरफेस। उसके साइज और शेप पर वो डिपेंड नहीं करता है। देखो मैं समझाता हूँ क्या कहना चाह रहा हूँ। देखो मान लिया मेरे पास यहाँ पर क्या है, इस तरह से अभी एक स्फेरिकल क्लोज सरफेस है, इसके अंदर क्यू चार्ज मैंने इनक्लोज कर रखा है। तो यहाँ से मेरे पास फाई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट फ्रॉम गॉस लॉ। पहली बात तो ये होगी। मैंने नेक्स्ट केस में क्या कर दिया, अपनी सरफेस को चेंज कर दिया। मेरी इस टाइम पे सरफेस कैसी हो गई है, ऐसे एक क्यूबिकल शेप की हो गई है, और इस बक्से के अंदर, इस क्यूबिकल बॉक्स के अंदर मैंने यहाँ पर क्या रखा हुआ है, एक क्यू चार्ज रखा हुआ है। तो इससे भी कितना फ्लक्स पास करेगा बताओ, इस मतलब इसकी 6 की 6 साइड से कितना फ्लक्स पास करेगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट फ्लक्स ही पास करेगा। ओके। सिमिलरली अगर मैं ये बोलता कि मेरे पास सरफेस है वो कैसी है, ऐसी क्लोज सरफेस है, इस तरह से मेरे पास एक बोतल है यूं करके, इस बोतल के अंदर मैंने यहाँ पर क्या रखा हुआ है, क्यू चार्ज रखा हुआ है। बताओ इस पूरे सिलेंड्रिकल सरफेस से, यानी इसमें ये वाला भी पार्ट इंक्लूड हो जाएगा, ये वाला भी और ये वाला भी, ये सब क्लोज है, कितना फ्लक्स पास करेगा, इससे भी फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट फ्लक्स ही पास करेगा। उस तरीके से अगर मैं ये बोलता कि मेरे पास इस तरह से एक टेबल है और इस टेबल में यहाँ पर एक उल्टा करके कोन रखा हुआ है और इस कोन के यहाँ पर अंदर कहीं पर क्यू चार्ज रखा हुआ है, तो बताओ इस कोन से कितना फ्लक्स पास करेगा। तो ये भी क्या है, क्लोज सरफेस है, तो और इससे भी कितना फ्लक्स पास करेगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट फ्लक्स ही पास करेगा। उस तरीके से मैं कोई भी एक आड़ी तिरछी सरफेस ले लेता और इसके अंदर मैं एक क्यू चार्ज रखता और मैं आपसे पूछता कि इस आड़ी तिरछी क्लोज सरफेस से कितना फ्लक्स पास करेगा। अगेन मेरा आंसर कितना हो जाएगा, फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ही होगा। ये बात समझ में आ रही है आपको। यानी सरफेस चाहे कैसी ही हो, उसका शेप कैसा हो, अगर वो क्लोज है और उसके अंदर कुछ चार्ज रखा हुआ है तो उससे निकलने वाला फ्लक्स कितना होगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ही होगा। तो दिस इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग रिलेटेड टू गॉस लॉ। ओके, ये तो पहली बात होगी। दूसरी बात आपको दिख ही रहा होगा यहां से कि किसी भी क्लोज सरफेस से पास करने वाला जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो किस बात पर डिपेंड कर रहा है कि उसके अंदर कितना चार्ज रखा हुआ है। टोटल चार्ज की बात कर रहे थे ना वहां पर, जब हमने क्या लिखा था, उसका स्टेटमेंट लिखा था, तो हमने बोला था टोटल चार्ज इनक्लोज्ड विद इन गॉसियन सरफेस। तो सेकंड पॉइंट हो जाएगा इससे रिलेटेड, इलेक्ट्रिक फ्लक्स या फ्लक्स पासिंग थ्रू क्लोज सरफेस depends upon net charge enclosed by this closed surface, या enclosed by सिंपल सरफेस लिख दो, enclosed by सरफेस। समझाता हूं, देखो ये मेरे पास इस तरह से एक क्लोज सरफेस है, इसके अंदर में दो चार्ज रख दे, एक चार्ज ये है, एक चार्ज ये है, ये प्लस क्यू चार्ज है और ये माइनस क्यू चार्ज है। एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि क्या ये फॉर्मूला तभी एप्लीकेबल है कि जब चार्ज सेंटर में रखे होंगे। अगर मैं इस चार्ज को या सेंटर में न रखकर यहां पर रख दूं, यहां पर देखो सरफेस पर नहीं रखा है, सरफेस के अंदर ही है लेकिन एक किनारे में रखा है, तो अब इससे कितना फ्लक्स पास करेगा, अब भी इतना ही फ्लक्स पास करेगा। ये तभी तो शेप और साइज हुआ ना, कि उसकी पोजीशन भी डिपेंड नहीं करता वो कि चार्ज की पोजीशन उस सरफेस के अंदर कहां पर है, बस कंडीशन क्या है, सरफेस के अंदर होनी चाहिए, सरफेस पर नहीं होनी चाहिए। ओके, तो फिर वो अलग केस बन जाएगा। जब सरफेस पर होगा तो हम कैसे डील करेंगे अभी हम देखेंगे, लेकिन अभी तक चार्ज कहां है हमारा, सरफेस के अंदर है, लेकिन सरफेस के अंदर कहीं पर भी हो सकता है। जैसे यहां पर ये चार्ज यहां पर है, ये चार्ज यहां पर है, लेकिन हमें उससे कोई मतलब ही नहीं है। हमें किससे मतलब है, क्यू नेट से मतलब है, यानी इसने टोटल कितना चार्ज इनक्लोज कर रखा है, या उसको ऐसे बोल सकता हूं क्यू इनक्लोज से मतलब है मेरे को। तो क्यू इनक्लोज कितना हो जाएगा, माइनस क्यू प्लस क्यू, तो आंसर कितना आएगा, 0। यानी इस सरफेस ने कितना चार्ज इनक्लोज कर रखा है, 0 चार्ज इनक्लोज कर रखा है। तो बताओ कितना फ्लक्स पास करेगा, फ्रॉम गॉस लॉ फाई इक्वल टू क्या होता है, क्यू इनक्लोज डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। क्यू इनक्लोज इज 0 तो फाई इज इक्वल टू 0,
तो इससे कितना फ्लक्स पास करेगा, जीरो फ्लक्स पास करेगा। क्यों, इसके अंदर चार्ज है लेकिन नेट चार्ज कितना है, जीरो है, इसलिए फ्लक्स भी कितना हो गया, जीरो हो गया। तो ये क्या है हमारा गॉस लॉ का एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि क्या होना चाहिए, उसके अंदर अगर फ्लक्स बाहर निकल रहा है तो उसके अंदर नेट चार्ज क्या होगा, नॉन जीरो होगा। अगर उससे निकलना नेट फ्लक्स जीरो है तो उसके अंदर नेट चार्ज कितना होगा, जीरो होगा। एक और एग्जांपल देखो, अगर मैं इस तरह से एक मैंने क्लोज सरफेस ली, मैंने यहां पर एक चार्ज रख दिया, ठीक है। अब इस चार्ज से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलेंगी, इस तरह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे निकल रही है। अब मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि इस क्लोज सरफेस से कितना फ्लक्स पास कर रहा है। अब जो डेफिनेशन में, डेफिनेशन क्या थी, नंबर ऑफ फील्ड लाइन पासिंग थ्रू एनी सरफेस इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन। अब ये फील्ड लाइन आप पास कर रही है, आंसर जी कर रही है, तो कैसे फ्लक्स भी पास करेगा। अगर आप अभी के लिए सोचो, आपको लग रहा होगा कि हाँ यहाँ से अगर फील्ड लाइन पास कर रही है तो फ्लक्स भी पास कर रहा होगा। लेकिन अगर आप गॉस लॉ लगाओगे, फाई इक्वल टू क्या होता है, क्यू इनक्लोज डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, और इन दिस केस सिंस वी हैव देयर इज नो चार्ज इनसाइड दिस सरफेस, तो यहाँ से मेरे पास क्यू इनक्लोज इक्वल टू कितना है, जीरो है। अगर क्यू इनक्लोज जीरो है तो फाई इक्वल टू कितना हो गया, जीरो अपॉन एप्सिलॉन नॉट, दिस इज इक्वल टू जीरो, तो फाई भी कितना हुआ, जीरो हुआ। लेकिन फिजिकल तो लग रहा है ना कि भाई फील्ड लाइन इसके अंदर क्रॉस जा रही है, अंदर घुस रही है इसके, तो फ्लक्स जीरो कैसे हुआ, समझाता हूँ। फ्लक्स जीरो इसलिए हुआ क्योंकि जितनी फील्ड लाइन अंदर जा रही है उतनी बाहर तो निकल जा रही है। तो नंबर ऑफ फील्ड लाइन इंटरिंग इज इक्वल टू नंबर ऑफ फील्ड लाइन कमिंग आउट फ्रॉम दिस क्लोज सरफेस। इट मीन टोटल फील्ड लाइन इंटरिंग या फिर बोलते कमिंग आउट फ्रॉम दिस सरफेस इक्वल टू जीरो। यानी जितनी फील्ड लाइन जा रही है उतनी फील्ड लाइन बाहर तो निकल जा रही है, तो नेट फ्लक्स कितना हो गया, जीरो हो गया। अब इसी बात को मैं आपको मैथमेटिकली प्रूव करके दिखा सकता हूँ। समझो कैसे। मान लिया मैं, जगह चाहिए मेरे को, इधर लिख लूँ, मैं इधर लिख लेता हूँ, ठीक है। 2 पॉइंट हो गए, याद रखना। तो एक एग्जांपल लेता हूँ मैं और आपको दिखाता हूँ किस तरह से फील्ड लाइन तो पास कर रही होंगी सरफेस से, लेकिन नेट फ्लक्स कितना होगा, जीरो होगा। तो अज्यूम कर लो कि मेरे पास क्या इस तरह से एक यूनिफॉर्म फील्ड है, यूं करके, ओके। नाउ इस यूनिफॉर्म फील्ड में मैंने क्या कर दिया, एक इस तरह से सिलेंड्रिकल क्लोज सरफेस रख दिया, ओके। ये बात समझ में आ रही है आपको। दिस इज ए सिलेंड्रिकल क्लोज सरफेस प्लेस्ड इन दिस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन इसके अंदर कोई चार्ज नहीं है। अगर इसके अंदर कोई चार्ज नहीं है तो फ्रॉम गॉस थ्योरम फाई इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू इनक्लोज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो क्यू इनक्लोज कितना होता है, जीरो है, बिकॉज कोई चार्ज है ही नहीं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसी दूसरे चार्ज की वजह से है जो इसके अंदर नहीं है, तो उस चार्ज से हमको कोई मतलब ही नहीं है। तो क्यू इनक्लोज जीरो, तो जीरो अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस, दिस सिलेंड्रिकल क्लोज सरफेस विल बी इक्वल टू जीरो। मैंने भी यहाँ पर गॉसियन सरफेस बोला, इसलिए बोला क्योंकि जिस क्लोज सरफेस की हम बात कर रहे हैं उसको हम कभी कभी गॉसियन सरफेस ही बोलते हैं, ठीक है। अभी मैं लिखाऊंगा उसको, वो मेरे मुंह से निकल जा रहा है क्योंकि मेरे वो हैबिट में है, ठीक है। तो क्या है, मेरे पास क्लोज सरफेस है, इसके अंदर कोई चार्ज नहीं है, लेकिन फील्ड लाइन इससे पास कर रही है, लेकिन फ्लक्स कितना होगा, इससे जीरो होगा। अब इसी को हम मैथमेटिकली क्या करेंगे, प्रूव करके देखेंगे। इस सिलेंड्रिकल सरफेस में 3 सरफेस है, एक ये है, एक ये है और एक ये वाली है। जैसे फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक सिलेंडर है, इसकी 3 सरफेस है, एक ये है, एक ये है और एक ये वाली है, ठीक है। समझ में आ गई 3 सरफेस। तो इस सरफेस से निकलने वाला फ्लक्स निकालूंगा, फिर इससे निकलने वाला फ्लक्स निकालूंगा, तीनों को ऐड कर दूंगा, आंसर कितना आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। एक बार करके देखते हैं, चलो। तो उसके लिए मुझे एक दूसरी पेन चाहिए। तो मैंने मान लिया इस सरफेस को, ये वाली जो सरफेस है इसे मैंने क्या बोल दिया, S1 बोल दिया। ये जो सरफेस है इसे मैंने क्या बोल दिया, S2 बोल दिया। और ये जो सरफेस है ये वाली, इसे मैंने क्या बोल दिया, S3 बोल दिया। मुझे ये बताओ इस S2 सरफेस का एरिया वेक्टर कैसे होगा, ऐसे होगा। लेट अस से दिस एरिया वेक्टर इज A2, इसको S2 भी बोल सकता हूं मैं, दिस एरिया वेक्टर इज S2 वेक्टर, ऐसे है। अगर मैं इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालूंगा, वो भी कहां की ओर होगा, इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड लाइन, यानी कहां की ओर होगा, ऐसे। तो दिस इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे, और यूनिफॉर्म है, E बोल दिया मैंने, ओके। अब मुझे ये बताओ कि यहां पर इलेक्ट्रिक एरिया वेक्टर कहां की ओर होगा, ऐसे, दिस इज माई S1। और इलेक्ट्रिक फील्ड कहां की ओर होगा, कैसे होगा बताओ, ऐसे, दिस इज माई E। और यहां पर अगर मैं एक एरिया एलिमेंट चूज करूं, किसमें, S1 सरफेस में, तो मैंने यहां पर इस तरह से छोटा सा एरिया एलिमेंट चूज कर दिया।
तो ये माने ये S1 है, तो ये S1 कहाँ की ओर होगा, ऐसे, तो दिस इज माई S1 वेक्टर। और इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ की ओर होगा, इधर की ओर, तो दिस इज माई E। ओके, ई सब जगह क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लेके चले हैं। देखो यहाँ पर एंगल थीटा इक्वल टू कितना है, 0 है, यानी S1 और E, S2 और E के बीच, S1 और E के बीच कितना एंगल है यहाँ पर, थीटा इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पर कितना है, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, अब देखो फॉर्मूला लगाओ, हमने कल डिस्कस किया था फॉर्मूला, फाई इज इक्वल टू क्या होता है, ई ए कॉस थीटा होता है। माना यहाँ से निकलने वाला फ्लक्स कितना है, φ2 है, तो φ2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई S2 कॉस थीटा, यानी कॉस 0 कितना होता है, 1 होता है, तो 1 आ गया। अब यहाँ से निकालो फिर, फाई कितना है, ये 3 है, तो φ3 निकाल दो, तो φ3 इक्वल टू दिख रहा है आपको यहाँ पर, यहाँ लिखूँ मैं, φ3 इक्वल टू कितना आ जाएगा, देखो cos 180 कितना होता है, -1, यानी कितना आ जाएगा, माइनस का ES1 आ जाएगा, ठीक है, माइनस का ES1। ओके, अब यहाँ लगाओ फिर, यहाँ पर कितना है मेरे पास, थीटा इक्वल टू 90 है, तो थीटा इक्वल टू 90, तो यहाँ से मेरे पास φ1 cos 90 कितना होता है, 0 होता है, तो कितना आ गया, ये 0 आ गया। यानी भाई इस सरफेस तो कोई फ्लक्स पास नहीं कर रहा, किससे पास कर रहा है, इससे कितना कर रहा है, इतना, और इससे कितना कर रहा है, इतना, तो नेट फ्लक्स फाई इक्वल टू कितना आ जाएगा, φ1 प्लस φ2 प्लस कितना आया, φ3 आया, तो फाई इज इक्वल टू φ1 की वैल्यू कितनी है, 0 है, φ2 की वैल्यू कितनी है, प्लस का ES2 है, और φ3 की वैल्यू कितनी है, माइनस का ES1 है। अब एक बात ध्यान दे लो, ये मेरे पास सिलेंडर है और एक यूनिफॉर्म सिलेंडर है, तो S1 इक्वल टू क्या होगा, S2 के बराबर होगा ना, कि ये मेरे पास अगर ये बोतल है, सिलेंड्रिकल बोतल है, तो जितना ये होगा उतना ये भी तो होगा, तभी सिलेंडर है। ओके, तो S1 इक्वल टू S2, तो अगर S1 इक्वल टू S2 है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, फाई इज इक्वल टू ES माइनस ES एंड दिस इज इक्वल टू 0। ओके, तो इस सरफेस से फील्ड लाइन पास कर रही हैं, लेकिन जितनी फील्ड लाइन अंदर घुस रही है उतनी फील्ड लाइन बाहर निकल जा रही है। इसका मतलब नेट फील्ड पासिंग थ्रू दिस सरफेस इक्वल टू 0। और मैथमेटिकली हमने भी क्या कर दिया, यहाँ पर प्रूव कर दिया कि भाई इस सरफेस से जो नेट फ्लक्स पास करेगा वो कितना होगा, 0 होगा। अगेन आप इसका रीजन क्या दे सकते हो कि भाई इसके अंदर कोई चार्ज है ही नहीं, तो गॉस थ्योरम से इसके निकलने वाला फ्लक्स कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ओके, ये बात समझ में आई। नाउ थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, मैं एक आध एग्जाम्पल और देता हूँ आपको और आप उसके आंसर दोगे, ठीक है। मैं यहाँ पर थोड़ा सा कंडीशन को चेंज कर रहा हूँ। अभी तक मेरे पास एक सिलेंड्रिकल सरफेस था और उस सिलेंड्रिकल सरफेस के अंदर कोई चार्ज नहीं था, लेकिन अभी मैं चार्ज रख रहा हूँ। देखो कैसे, इस तरह से, ये मेरे पास एक सिलेंड्रिकल सरफेस है यूं करके, और मैंने यहाँ पर क्या रख दिया, क्यू चार्ज रख दिया, अंदर रखा है, और एक क्लोज सरफेस है, दोनों ओर से बंद है यूं करके। और मैं ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे बताओ इस सिलेंड्रिकल क्लोज सरफेस से कितना फ्लक्स पास करेगा। ये क्लोज है, ध्यान देना, सिंपल सा आंसर है भाई, थोड़ी देर पहले आंसर दिया भी था। फाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट फ्रॉम गॉस लॉ, बिकॉज दिस क्यू इज चार्ज इन क्लोज। लेकिन अब यहाँ पर एक ट्विस्ट आता है, ट्विस्ट क्या जरा समझो। मैंने सेम सिलेंडर लिया, तो थोड़ा सा बड़ा कर दिया, जूम कर दिया मैंने इसको, क्योंकि मुझे अभी अंदर और चीज़ें बनानी पड़ेंगी। इससे मैंने क्या किया, इस सरफेस को इसके अंदर न रख के इन तीन सरफेस में से किसी एक सरफेस पर रख दिया। मैं ये बोल रहा हूँ मैंने इस सरफेस पर रख दिया। नाउ माय क्यू चार्ज इज हियर। क्या अब यहाँ पर गॉस लॉ लगेगा? क्या इस केस में ये क्लोज सरफेस है? आंसर है नहीं है। जब भी कोई चार्ज उस क्लोज सरफेस पर ही रखा हो तो वो क्लोज सरफेस नहीं है भाई। अब हम यहां पर गॉस लॉ नहीं लगा सकते। गॉस लॉ कब लगता है? जब सरफेस कैसा होता है, क्लोज होता है। अगर ये चार्ज यहां होता तब ये सरफेस क्लोज था, लेकिन ये सरफेस कहां है इसकी सॉरी, ये जो चार्ज है वो कहां है भाई? इधर पे है, यहां पर है, यहां पर। कहां क्लोज है ये? क्या ये चार्ज क्लोज है? नहीं क्लोज है ना, इसका कुछ पार्ट तो ओपन है, तो हम यहां पर गॉस लॉ नहीं लगा सकते। लेकिन मुझे निकालना है भाई कि इस सिलेंडर से कितना फ्लक्स पास करेगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, थोड़ा सा यहां पर दिमाग लगाते हैं। मैं क्या कर रहा हूं, मैथमेटिकली अज्यूम कर रहा हूं कि मेरे पास यहां पर एक और सिलेंडर है, जस्ट आइडेंटिकल एक और सिलेंडर मैंने अज्यूम कर लिया यहां पर यूं करके। ओके, दिस इज आइडेंटिकल सिलेंडर। कहने का मतलब ये हुआ कि ये एक सिलेंडर ये था मेरे पास, ये वाला, यहां पर मेरे पास चार्ज था, ऐसे चार्ज रखा था यहां पर। ओके,
अभी तक क्लोज नहीं है ये, मैंने क्या किया, जस्ट आइडेंटिकल, भगवान की दया से मेरे पास दो आइडेंटिकल है भी, ये रख दिया मैंने यूं करके। अब देखो, अब इन दोनों ने मिलकर क्लोज सरफेस बना दिया है। इन दोनों के लिए अब ये कहाँ है चार्ज, क्लोज हो चुका है। देखो एक बार, हो चुका नहीं हो चुका, आंसर है हाँ जी, हो चुका है। नाउ दिस इज अवर क्लोज सरफेस, ये दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, क्लोज सरफेस बना रहे हैं। तो इन दोनों से निकलने वाला फ्लक्स कितना हो जाएगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। ये बात समझ में आई। नाउ अब अगर आपसे पूछूं कि भाई जो रेड वाला सिलेंडर है उससे कितना फ्लक्स पास करेगा, तो फ्लक्स पासिंग थ्रू रेड सिलेंडर दिस विल बी इक्वल टू, देखो दोनों आइडेंटिकल है तो क्या हो जाएगा, उसका हाफ हो जाएगा, तो दिस विल बी हाफ ऑफ, इसको मैं प्राइम बोल दूं इसको डैश लगा दे रहा हूँ, हाफ ऑफ 5, और 5 की वैल्यू कितनी है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो 5 प्राइम इक्वल टू कितना आ गया, 1/2 ऑफ Q बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, 1/2 क्यों हुआ, क्योंकि ये क्या है, इसका ठीक आइडेंटिकल था, पूरे से कितना था, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, तो इसका हाफ से कितना हो जाएगा, आधा। ठीक ना, एक और चीज़ सुनो, एक और एग्जाम्पल सुनो, कुछ इस तरह से ऐसा ही ले रहे हैं और मैं कुछ ऐसा बोल रहा हूँ। देखो कभी कभी यहाँ से ये वाला क्वेश्चन भी पूछ देता है वो, ये मेरे पास एक कोन है, देखो ऐसे पकड़ रहा हूँ, ये एक कोन है और यहाँ पर एक चार्ज रखा हुआ है Q, और ये पूरा कोन एक टेबल में ऐसे रखा हुआ है। ओके, ऐसे उल्टा करके टेबल पर रखा हुआ है। ठीक, अभी मेरे पास कोन है नहीं यहाँ पर, मैं समझाऊँ। ठीक है, ऐसे बर्थडे की टोपी पकड़ी, यहाँ पर चार्ज रखा और इसको ऐसे बंद कर दें करके। ये बात समझ में आ रही है आपको। अब मुझे बताओ क्या सरफेस क्लोज है या नहीं है, क्लोज है, क्यों, क्या कर रखा है, टेबल ने क्लोज कर दिया ना, तो दिस सरफेस इज क्लोज, तो फ्लक्स पासिंग थ्रू कोन 5 इक्वल टू क्या आ जाएगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिंपल लग जाएगा क्या, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लेकिन ट्विस्ट कब आएगा, समझो, ट्विस्ट आएगा जब मैं कोन को उल्टा कर दूंगा। अगर मैं कोन को उल्टा कर दूं तो बताओ कितना फ्लक्स पास करेगा। अभी मैंने क्या किया, सेकंड केस में, इसी में दूसरा केस ले लिया, ये मेरे पास कोन अभी ऐसे रख दिया मैंने, यहाँ चार्ज है, क्या अब ये कोन एज ए क्लोज सरफेस काम कर रहा है, नहीं कर रहा है, एंड दिस इज नॉट ए क्लोज सरफेस, यानी अभी यहाँ पर गॉस लॉ नहीं लगेगा। गॉस लॉ कब लगेगा, जब मैं इसे क्लोज बनाऊंगा, और क्लोज बनाने का तरीका क्या है, एक तरीका तो यह ऊपर से बंद कर दूं, लेकिन क्लोज ऐसे बनाना है कि हमारे लिए कुछ फायदेमंद हो। ठीक है, क्लोज बनाने के लिए हम ऊपर से एक कपड़ा डाल दें करके क्लोज बन जाता, लेकिन ऐसे क्लोज बनाना है कि हम उससे निकलने वाला फ्लक्स फाइंड कर सकें। तो उसके लिए मैं यहाँ पर कैसा सरफेस चूज करूंगा, इसी के ऊपर एक और टोपी लगा दूंगा यूं करके। ओके, ऐसे दूसरी टोपी रख दी उसके ऊपर, अभी क्या हो गया है, क्लोज हो गया है, और आइडेंटिकल टोपी रखिए, ध्यान देना। ठीक, तो अब बताओ इन दोनों से निकलने वाला फ्लक्स कितना हो जाएगा, 5 इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब एक से निकलने वाला फ्लक्स, नीचे वाले से निकलने वाला फ्लक्स क्या हो जाएगा, उसका ठीक हाफ हो जाएगा। तो यहाँ से मेरे पास 5 प्राइम विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ 5, तो 5 प्राइम विल बी इक्वल टू हाफ ऑफ Q डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। क्लियर बात, ओके ना। अब देखो कभी कभी यहाँ से एक क्वेश्चन ऐसा भी आता है, वो कह देगा कि भाई मेरे पास इस तरह से एक क्यूबिकल शेप है और इस क्यूबिकल शेप के सेंटर पर एक चार्ज रखा हुआ है, यहाँ पर ऐसे Q चार्ज रखा हुआ है, बताओ इससे कितना फ्लक्स पास करेगा। अभी थोड़ी देर पहले किया भी था हमने, कितना करेगा बताओ, क्लोज सरफेस है, सिंपल दिख रहा है, 5 इक्वल टू कितना आ जाएगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। ठीक, लेकिन घुमा के पूछता है, वो क्या बोलेगा कि भाई इस सरफेस से कितना फ्लक्स पास करेगा, किस वाले से, इस लेफ्ट वाले से। देखो भाई, इस पूरे सरफेस को बनाने के लिए कितनी सरफेस का योगदान है, 6 सरफेस, 1 2 3 4, आगे वाला 5 और पीछे वाली 6 सरफेस है। यहाँ पर आप किताब का एग्जाम्पल ले सकते हैं, कोई भी किताब उठा लो, उस किताब मोटी वाली जो कि पढ़ी होगी, उसमें कितने सरफेस है, 6 सरफेस है, और 6 सरफेस मिलकर क्या बनाती है, इस तरह से एक क्यूब या फिर क्यूबॉइड बनाती है। ओके ना, हमें निकालना क्या है कि भाई एक सरफेस से कितना पास होगा। अगर 6 सरफेस से इतना पास कर रहा है तो दिस इज फ्लक्स थ्रू 6 सरफेस, 6 फेस, सरफेस नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, फेस बोलेंगे। 6 फेस इक्वल टू कितना फ्लक्स है, Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट फ्लक्स है, तो 1 फेस से कितना पास करेगा, 1/6 ऑफ Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो दिस इज फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस वन सरफेस, तो इस वन सरफेस से कितना फ्लक्स पास करेगा भाई, 1/6 ऑफ Q बाई एप्सिलॉन नॉट फ्लक्स पास करेगा। ओके ठीक है, अगर ये बात समझ में आई। अब थोड़ा सा इसी वाले में एक और ट्रिकी क्वेश्चन पूछता है, वो किस तरह से, उसके लिए मैं
यहां मिटाना चाह रहा हूं। देखो क्वेश्चन कुछ ऐसा पूछता है, ये मेरे पास ऐसे एक कीवर्ड ले लेगा, ओके। अभी उसने चार्ज यहां रख दिया, इस सरफेस पर रख दिया, कौन सी वाली, इस वाली। क्यू चार्ज कहां पर रखा हुआ है, इस सरफेस पर रखा हुआ है। तो क्या ये चार्ज इनक्लोज है, क्या यहाँ पर गॉस लॉ भी लग सकता है, नहीं लगेगा। क्यों, क्योंकि चार्ज खुद सरफेस पर है, चार्ज भी पूरी तरह से इनक्लोज नहीं है, वो खुद सरफेस पर है। तो क्या करेंगे, जैसे सिलेंडर वाले केस में, इस वाले केस में क्या किया था, पैक किया था या उसको क्लोज किया था, वैसे उसको क्लोज करेंगे। क्या करेंगे क्लोज करने के लिए, यहां से क्या लगा दो, क्यूबॉइड लगा दूं, हाँ क्यूबॉइड लगाऊंगा। क्या यहां से मैं एक सिलेंडर लगा सकता हूं, लगा तो सकता हूं। क्या मैं यहां से एक इस तरह से शंकु, क्या बोलते हैं इसको, शंकु को क्या बोलते हैं अंग्रेजी में, कोन, क्या यहां से मैं कोन लगा सकता हूं, लगा सकता हूं। फायदा होगा, कोई फायदा नहीं होगा। फायदा क्या लगाने में है, क्यूबॉइड लगाने में है या क्यूब लगाने में है, लगा दो क्यूब, वो भी कैसा क्यूब, आइडेंटिकल क्यूब। तो मैं क्या करूंगा, यहां पर एक आइडेंटिकल क्यूब ऐसे ऐड कर दूंगा, ठीक है, इसको क्लोज करने के लिए। सिंपल ये मेरा क्या है, मकसद है। तो ऐसे मैंने क्या कर दिया, इसको क्लोज कर दिया। नाउ दिस चार्ज इज क्लोज, अब ये चार्ज क्या हो गया है, क्लोज हो गया है, ठीक। और मुझे करना क्या है, किसी एक फेज से फ्लक्स निकालना है, ये क्वेश्चन है, ओके। क्वेश्चन तो बोला नहीं मैंने फर्स्ट में, ओके। एक फेज से फ्लक्स निकालना है कि एक फेज से कितना फ्लक्स पास करेगा। अब देखो, अब यहाँ पर फेज गिनो, और ध्यान रखना उस फेज को नहीं गिनना है जिस फेज में खुद चार्ज है, उसको इग्नोर कर देंगे हम, ठीक है। तो इस फेज को हम कभी नहीं गिनेंगे, इस फेज को छोड़कर कितने फेज है गिनो। देखो 1 2 ऐसे टिक करते चल रहा, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये ऐसे वाले हो गए। फिर इसका 7 सामने वाला, 8 पीछे वाला, फिर इसका भी 8 हो गए थे, 9 सामने वाला और 10 पीछे वाला, ठीक है। हरी बात सुन, दोबारा गिन लें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ओके। तो टोटल नंबर ऑफ फेज कितने हैं, 10 है। तो 10 फेज से कितना फ्लक्स पास करेगा, गॉस लग जाएगा, बिकॉज दिस चार्ज क्यू इज क्लोज्ड बाई 10 फेसेस। तो 10 फेज से कितना फ्लक्स पास करेगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो एक फेज से कितना फ्लक्स पास करेगा, 1/10 टाइम ऑफ क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। भाई इतना फ्लक्स पास करेगा एक फेज से, किधर है बात। तो दिस इज सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिलेटेड टू अवर सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, ओके। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है, पॉइंट नंबर 3 डालो, कि जो हमारे पास क्लोज सरफेस है उनका नाम क्या होता है, गॉसियन सरफेस भी बोलते हैं, ठीक है। तो क्लोज सरफेस आर ऑल्सो नोन एज गॉसियन सरफेस। दूसरा नाम क्या होता है उनको, उनका गॉसियन सरफेस होता है। गॉसियन सरफेस क्यों बोला, क्योंकि गॉस ने डिफाइन किया था गॉस लॉ को, तो उसके सम्मान में उनको क्या बोल देते हैं हम, गॉसियन सरफेस बोल देते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट जो कि इंपॉर्टेंट है भाई, हमने पहले पॉइंट में डिस्कस किया था कि गॉसियन सरफेस और वी कैन से क्लोज सरफेस कैन बी एनी शेप और एनी साइज। वो किसी भी शेप का हो सकता है, उसका शेप आड़ा तिरछा कुछ भी, लूड़ा लंगड़ा कुछ भी हो सकता है। लेकिन क्या हम ऐसे कुछ भी ले लेंगे, नहीं, हम ऐसे शेप लेंगे जो हमारे लिए क्या होंगे, कन्वीनियंट होंगे, ठीक है। तो एज वी नो वी कैन टेक एनी शेप ऑफ क्लोज गॉसियन सरफेस, बस कंडीशन क्या होनी चाहिए, उसने क्लोज होना चाहिए। लेकिन हम ऐसा कभी नहीं करते, हम हमेशा बड़ी चालाकी से और अपनी सहूलियत को ध्यान में रखते हुए गॉसियन सरफेस का चूज करेंगे। तो अगला पॉइंट किसके बारे में है, हाउ टू चूज गॉसियन सरफेस, ओके। तो सिंपल सा आंसर है, इट डिपेंड्स अपॉन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये किस पर डिपेंड करता है,
कि जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसा है उस पर डिपेंड करता है। समझते हैं इसका कहने का मतलब हुआ। या फिर ऐसे बोल सकते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ सिमेट्री, इसी को ऐसे ही बोल सकते हैं हम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन या फिर टाइप्स ऑफ सिमेट्री, टाइप्स ऑफ सिमेट्री। ठीक है, तो इसमें पहला केस लिखो या ए पॉइंट लिखो इसमें, किसके लिए, स्फेरिकल सिमेट्री, स्फेरिकल सिमेट्री। और जब जब स्फेरिकल सिमेट्री होगी तब तक हम क्या लेंगे, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस लेंगे। तो इस केस में गॉसियन सरफेस कैसा हो जाएगा, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस, स्फेरिकल गॉसियन सरफेस। अब क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा कि भाई स्फेरिकल सिमेट्री कब होगी। सबसे पहली चीज, अगर मेरे पास क्या हो, पॉइंट चार्ज हो, तब जो सिमेट्री होती है वो स्फेरिकल होती है। हमने जब इलेक्ट्रिक फील्ड का डिस्कस किया था वहां पर ये बात हमने डिस्कस की थी कि पॉइंट चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो स्फेरिकली सिमेट्रिक होता है। तो इसकी जो सिमेट्री है कैसी सिमेट्री है, स्फेरिकल सिमेट्री है। दूसरा क्या हो जाएगा, चार्ज स्फेयर, चार्ज स्फेयर। कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर मेरे पास इस तरह से एक स्फेयर है जिसमें इस तरीके से चार्ज हमने डाल रखा है, ये यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म कुछ भी हो सकता है, और इस तरीके से इसमें चार्ज है, तो इस टाइप अगर मेरे पास चार्ज होगा या फिर इस टाइप का मेरे पास, मैंने बोला ना चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो जो गॉसियन सरफेस होगा कैसे होगा, स्फेरिकल होगा। ठीक है, अगला, ये तो चार्ज स्फेयर था, या फिर स्फेरिकल सेल हो, कैसा हो, चार्ज स्फेरिकल सेल, चार्ज स्फेरिकल सेल। तो चार्ज स्फेरिकल सेल कहने का मतलब हुआ कि ये मेरे पास एक स्फेरिकल सेल है और चार्ज कहाँ है, इसके सरफेस पर है, तब भी हम जो गॉसियन सरफेस लेंगे वो कैसा होगा, स्फेरिकल होगा, ध्यान देना। तो ये कौन सी सिमेट्री होगी, स्फेरिकल सिमेट्री। बी आता है इसमें कौन सिमेट्री, सिलेंड्रिकल सिमेट्री, सिलेंड्रिकल सिमेट्री। सिलेंड्रिकल सिमेट्री का यूज मतलब जब भी सिलेंड्रिकल सिमेट्री होगी तो जो मेरे पास गॉसियन सरफेस होगा वो भी कैसा होगा, सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस, सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस। अब कब कब होती है सिलेंड्रिकल सिमेट्री, जब हमारे पास क्या होता है, इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज वायर होता है। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या है, इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज वायर, चार्ज वायर। और इस टाइप का अगर मेरे पास चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा कि एक तार के अलोंग हमारे पास चार्ज है, तो वहां पर हमारा गॉसियन सरफेस कैसा हो जाएगा, सिलेंड्रिकल हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या करते हैं, अपने गॉसियन सरफेस को चूज करते हैं। हम यहाँ पर भी कुछ भी ले सकते थे, यहाँ पर भी कुछ भी सरफेस ले सकते थे, लेकिन अपने कन्वीनियंट के लिए, ताकि हमें दिक्कत ना हो कैलकुलेशन करने में, हम क्या लेंगे, इस तरह से अपने गॉसियन सरफेस का चुनाव करेंगे। क्लियर है बात, ओके। नाउ अगला पॉइंट जो और इम्पोर्टेंट है, और ये पॉइंट आपसे वाइवा में हर बार पूछा जाएगा और बार बार पूछा जाता है क्योंकि अच्छा पॉइंट है। देखो पॉइंट क्या है, कौन सा हो गया था, चौथा हो गया था, तो पॉइंट नंबर 5। तो गॉस लॉ इज ऑलवेज वैलिड। पहला चीज तो ये आएगी, मतलब इस लाइन का पहला अंतरा तो ये है भाई कि गॉस लॉ इज ऑलवेज वैलिड। हमेशा क्या होगा, वैलिड होगा, बट यूजफुल इन ओनली फ्यू केसेस, ओनली फ्यू केसेस। ये भाई बहुत इंपॉर्टेंट लाइन में लिखा है यहाँ पर कि गॉस लॉ हमेशा वैलिड होगा, मतलब हर किसी भी टाइप का हमारे पास चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो या फिर किसी भी टाइप की सिमेट्री हमारे पास हो, वहां पर गॉस लॉ लगेगा। लेकिन जरूरी नहीं है कि वहां पर वो यूजफुल हो जाए, उससे हमारा कुछ काम बन जाए। काम कुछ ही टाइम बन पाता है, या फिर कुछ ही केस ऐसे हैं जहां पर काम बन पाता है। उनमें से कुछ केस तो मैंने लिखा दिए, कहाँ पर, पॉइंट चार्ज केस में, स्फेरिकल चार्ज केस में, और स्फेरिकल केस में, स्फेरिकल चार्ज केस में, ऐसे लॉन्ग वायर के केस में। इसी में एक और चीज आता है, वो कौन सा है मेरे पास,
प्लेनर सिमेट्री, ठीक है। ये 1 2 3 4 तो ये हो जाएंगे, मतलब इन चारों में क्या लगेगा, गॉस लॉ वैलिड तो होगा, साथ ही साथ यूजफुल भी होगा, ठीक है। दूसरा एक जो यहाँ पर और पॉइंट आता है, पांचवा पॉइंट हो जाएगा, दैट इज प्लेनर, प्लेन सिमेट्री या प्लेनर सिमेट्री। प्लेनर सिमेट्री करने का मतलब हुआ कि इस तरह से मेरे पास क्या होगी, एक प्लेन शीट होगी और इसमें इस तरह से क्या होगा, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, तब यहाँ पर गॉस लॉ वैलिड तो होगा, साथ ही साथ यूजफुल भी होगा। और बहुत से ऐसे केस होते हैं जहाँ पर गॉस लॉ लग रहा होता है, यानी वैलिड होता है लेकिन यूजफुल नहीं होता है, जैसे इन केस ऑफ फाइनाइट वायर। फाइनाइट अगर मैं वायर ले लूंगा तो इस केस में गॉस लॉ लगेगा लेकिन यूजफुल नहीं होगा, कोई फायदा नहीं होगा लगा के। ओके, समझ में आई बात, ठीक है। अगर इतनी बात समझ में आ गई, अब इससे रिलेटेड लास्ट पॉइंट है, पॉइंट नंबर 6, एंड दैट पॉइंट इज गॉस लॉ। गॉस लॉ कंटेन कूलम्ब्स लॉ, बहुत इंपॉर्टेंट। गॉस लॉ कंटेन्स कूलम्ब्स लॉ। यानी कहने का मतलब है सिंपल कि गॉस लॉ से हम क्या कर सकते हैं, कूलम्ब्स लॉ को प्रूव कर सकते हैं। और जब ये प्रूफ होगा ना, मैं लास्ट में एक लाइन बोलूंगा, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले क्या करते हैं, हम गॉस लॉ के हेल्प से कूलम्ब्स लॉ को प्रूव कर देते हैं। कैसे प्रूव करेंगे जरा समझो। मान लिया मेरे पास यहाँ पर एक चार्ज है और जिसको मैंने क्यू चार्ज बोल दिया, यहाँ से r डिस्टेंस पर यहाँ पर मैंने क्या रखा हुआ है, एक क्यू नॉट चार्ज रखा हुआ है, टेस्ट चार्ज रखा हुआ है। अगर मैं इन दोनों चार्जों के लिए, अगर इन दोनों के बीच की डिस्टेंस r है, अगर मैं इन दोनों चार्जों के लिए कूलम्ब्स लॉ को लिखना चाहूँ तो कूलम्ब्स लॉ F इक्वल टू क्या हो जाएगा इन दोनों के लिए, दिस विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और कैपिटल क्यू नॉट अपॉन r स्क्वायर हो जाएगा। यानी मुझे गॉस लॉ का यूज करना है और इन दोनों के बीच लगने वाला फोर्स ये है, उसे प्रूव करना है। तो मैंने क्या प्रूव कर दूंगा, कूलम्ब्स लॉ को प्रूव कर दूंगा। चलो करते हैं फिर। तो मुझे यहाँ पर क्या निकालना है, इस क्यू चार्ज के कारण इस क्यू नोट पर लगने वाला फोर्स निकालना है। और ये फोर्स निकालने हमने एक चीज पढ़ी थी, क्या पढ़ा था हमारे पास, कि F इक्वल टू क्या होता है मेरे पास, क्यू ई क्यू नॉट होता है। यानी अगर मैं यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल दूँ तो क्या निकल जाएगा, फोर्स निकल जाएगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे जरा समझो। सबसे पहला स्टेप क्या रहेगा, गॉस लॉ लगाना है तो मुझे गॉसियन सरफेस चाहिए, यानी क्लोज सरफेस चाहिए। अब वो क्लोज सरफेस कैसी होगी, कुछ भी हो सकती है, लेकिन हम गॉसियन सरफेस का सिलेक्शन कैसे करेंगे कि हमारे पास कैसी सिमेट्री है, कैसा चार्ज है मेरे पास, पॉइंट चार्ज है। और पॉइंट चार्ज के लिए कैसी सिमेट्री होती है, स्फेरिकल सिमेट्री। तो जो गॉसियन सरफेस है वो कैसा होगा, स्फेरिकल होगा। तो मैं क्या ड्रॉ कर रहा हूँ, सबसे पहले जिस पॉइंट मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है उस पॉइंट से होता हुआ एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर रहा हूँ। कर दिया ड्रॉ, आंसर आज कर दिया। नाउ अब मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि इस पॉइंट पर एक छोटा सा मैंने क्या ले लिया, एरिया एलिमेंट ले लिया। इस तरह से क्या लिया, छोटा सा एरिया एलिमेंट, लेट अस से दिस इज डी ए, और जो डी ए वेक्टर होगा इस डायरेक्शन में होगा, ऐसे बाहर की ओर होगा। तो दिस एरिया एलिमेंट इज डी ए वेक्टर। ये क्यू चार्ज है जो कि पॉजिटिव है, तो उसके कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगा, वो भी ऐसे बाहर की ओर। दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज ई, यानी यहाँ पर थीटा एंगल कितना है, 0 है। नाउ फ्रॉम गॉस लॉ वी ऑल नो दैट फ्लक्स coming out from this Gaussian surface phi will be equal to q enclosed और डिवाइड में कितना आ जाएगा, अपसाइन नॉट। से इट इज फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। इसे क्या बोल दो, इक्वेशन नंबर 1 बोल दो। नाउ अब देखो, हमने लेक्चर के फर्स्ट में कुछ बातें डिस्कस की थी, या कल भी हमने डिस्कस की थी कि फ्लक्स कमिंग आउट फ्रॉम एनी सरफेस विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन ई डॉट डी ए। ओके, तो दिस फॉर दिस केस देखो भाई, फॉर दिस केस एट दिस पॉइंट दिस थीटा इक्वल टू 0, तो यहाँ से मेरे पास फाई इक्वल टू कितना आ जाएगा, इंटीग्रेशन ई डी ए कॉस 0, और कॉस 0 कितना होता है, 1 होता है, तो दिस इज इंटीग्रेशन ई डी ए। ओके ना, अब देखो समझना जरा बात को, इस पूरे गॉसियन सरफेस में मैं चाहे किसी पॉइंट पर जाऊं, मैंने क्या बोला था कि स्फेरिकली सिमेट्रिक होता है किसी भी एक पॉइंट चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी इस स्फीयर के सरफेस में हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट ऑल ओवर द सरफेस ऑफ दिस गॉसियन सरफेस।
इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज कांस्टेंट सो इट विल कम आउट फ्रॉम दिस इंटीग्रेशन। तो यहाँ से E बाहर आ गया, अंदर कितना बच गया, dA बच गया, और दिस dA विल बी इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ, इंटीग्रेशन dA विल बी इक्वल टू इस पूरे गॉसियन सरफेस का सरफेस एरिया, एंड दिस विल बी इक्वल टू 4 पाई r स्क्वायर। तो फाई इक्वल टू कितना आ गया, ये आ गया। सो इट इज सम क्वेश्चन नंबर 2। दिस इज अवर गॉस लॉ एंड दिस इज what we get from our calculation. Now equating equation 1 and 2 what we get, देखो दोनों का लेफ्ट हैंड साइड सेम है, राइट हैंड साइड भी सेम होगा। इसका मतलब E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से E इक्वल टू कितना आ गया, 1 अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर इंटू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो E इक्वल टू कितना आ गया, इस आर स्क्वायर को भेज दो तो, और इस एप्सिलॉन नॉट को इधर ले आओ, 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट and this is q upon r square. तो this is electric field due to this point charge at this point r, यहाँ बोलते हैं at on the surface of this Gaussian surface। और यही हमने वहाँ भी तो कैलकुलेट किया था, पहले वाले जो हमने पढ़ रहे थे वहाँ पर जो कूलम्ब्स लॉ से हमने डिस्कस किया था, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आया था। अब कौन सा फॉर्मूला लगा दोगे, ये वाला, क्या निकल के आ जाएगा, फोर्स निकल के आ जाएगा। नाउ फोर्स एट दिस पॉइंट ऑन दिस q नॉट चार्ज विल बी इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन आर स्क्वायर, और इनटू कितना आ जाएगा, q नॉट, एंड दिस इज अवर कूलम्ब्स लॉ। दिस इज कूलम्ब्स लॉ, दिस इज कूलम्ब्स लॉ। ओके, तो क्या किया हमने, किसका यूज किया, गॉस लॉ का यूज किया और कूलम्ब्स लॉ को प्रूव कर दिया। इसका मतलब गॉस लॉ कंटेन कूलम्ब्स लॉ। अब थोड़ा सा इस स्टेटमेंट को समझने की जरूरत है हमें, क्या गॉस लॉ से कूलम्ब्स लॉ आ रखा है या फिर कूलम्ब्स लॉ से गॉस लॉ आ रखा है, ज़्यादा अच्छा फील किस में आ रहा है। मैंने तो प्रूफ तो कर दिया, यहाँ पे मैं लिखा भी दिया कि भाई गॉस लॉ कंटेन कूलम्ब्स लॉ, मैंने बोल भी दिया और लिखा भी दिया और प्रूफ भी कर दिया। लेकिन क्या एक्चुअल में केस ऐसा है, पहले कौन सा लॉ आया, कूलम्ब्स लॉ। अब होता क्या है ना, जो गॉस लॉ है इसको उल्टा ले जाओ, आप ऐसे उल्टा आओ, कहाँ से, इधर से ऐसे उल्टा जाओ। अब जरा दिमाग में सोचो, अगर कूलम्ब्स लॉ ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो नहीं करता, थोड़ा समझना बात को, अगर कूलम्ब्स लॉ ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो नहीं करता तो E के फॉर्मूले में यहाँ आर स्क्वायर नहीं आता। अगर ये आर स्क्वायर यहाँ पर नहीं आता तो जब मैंने यहाँ से क्या प्रूफ किया था, गॉस लॉ प्रूफ किया था, तो जो आर स्क्वायर है उससे आर स्क्वायर कट नहीं पाता, और फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट कभी आ ही नहीं पाता। तो गॉस लॉ एग्जिस्ट बिकॉज कूलम्ब्स लॉ फॉलो इनवर्स स्क्वायर लॉ। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, एमसीक्यू में ये क्वेश्चन आता है, ऐसे दिया होगा आपको कि गॉस लॉ एग्जिस्ट बिकॉज, नीचे 4 ऑप्शन होंगे और उनमें से जिस ऑप्शन में ये लिखा होगा बिकॉज कूलम्ब्स लॉ फॉलो इनवर्स स्क्वायर लॉ, वही क्या होगा, हमारा करेक्ट आंसर होगा। और ऐसा क्यों होता है भाई, इस प्रूफ को ऐसे उल्टा ले जाओ, और ये उल्टा तभी प्रूफ होगा जब ये क्या करेगा, इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करेगा। और जो कि हमने जब फर्स्ट हमने प्रूव किया था क्या, गॉस लॉ, वहां पर हमने ये इसी का यूज तो किया था, इसी इलेक्ट्रिक फील्ड का यूज तो किया था। वो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो गया, क्यों, इसने इनवर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो किया। अगर यहाँ पर क्यू आ जाता ना तो नहीं होता है, ठीक है। तो गॉस लॉ एग्जिस्ट बिकॉज कूलम्ब्स लॉ फॉलो इनवर्स स्क्वायर लॉ, एंड इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। ये तो है, सही है ही, यानी सही है ही ये, लेकिन इसके नीचे ये भी लिख देना, गॉस लॉ एग्जिस्ट बिकॉज कूलम्ब्स लॉ फॉलो इनवर्स स्क्वायर लॉ। ठीक, तो ये क्या थी, पूरी राम कहानी थी किसकी, गॉस लॉ की, लेकिन अभी खत्म नहीं हुई है। ठीक है, अब क्या है, इससे रिलेटेड एप्लीकेशन है, जो मैंने सिमेट्री यहाँ पर अलग लिखा ही ना आपको, स्पेरिकल सिमेट्री, सिलेंड्रिकल सिमेट्री, प्लेनर सिमेट्री, तो इनका हम यूज करेंगे आप, और गॉस लॉ को क्या करेंगे, इंप्लाई करेंगे, और किस तरह से हम गॉस लॉ की हेल्प से बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज को आसान करके निकाल सकते हैं वो भी देखेंगे। लेकिन उससे पहले हम एक और लेक्चर डिलीवर करेंगे यहाँ पर, और रिलेटेड होगा रिलेटेड टू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पर एक वर्डिंग आई थी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, मैंने उसमें ज़्यादा जोर नहीं दिया क्योंकि जो अगला लेक्चर होने वाला है उसी में होने वाला है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पर। समझिएगा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, ठीक है, उससे रिलेटेड क्या होगा हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा। और आई होप आज का ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो इसको लाइक करो, शेयर करो और अपने दोस्तों के साथ
बांटो इसको और चैनल को सब्सक्राइब करो। और जब आप ऐसा करोगे तभी ये दूसरे लोगों तक पहुंच पाएगा, ठीक है। और अगर आपको लगता है, जेन्युइनली लगता है कि अगर आपने इस लेक्चर ने आपकी लाइफ में या उसने आपकी स्टडी में कुछ मदद की है, तभी शेयर करना, बाकी तो आपकी मर्जी है, ठीक है। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट क्लास में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।